स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी टर्म का मतलब ही ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज गैस इन दिस केस, maximum amount of gas in a fixed amount of liquid, that is called solubility of the gas. And the factor affecting solubility of the gas is nature of gas and solvent, temperature and pressure. So first of all, nature of the gas एंड सॉल्वेंट, ये देखते हैं क्या होता है। देखो मोस्टली जो गैसेस होती हैं वही ज़्यादा डिज़ोल्व हैं जो कि सॉल्वेंट के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करती हैं। जो नहीं करती हैं वो ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होती। जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये स्प्रिंगली सॉल्युबल हैं, ये लेसर अमाउंट में सॉल्युबल हैं, लेसर अमाउंट में सॉल्युबल होंगी। ठीक है। और जैसे कि अमोनिया है, HCl है, ठीक है, SO2 है, ये जो गैसेस हैं ये लार्जर अमाउंट में सॉल्युबल है, लार्जर अमाउंट में सॉल्युबल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि NH3 जिसे कि हम जानते हैं, फॉर एन एग्जांपल NH3 जब H2O में डिज़ोल्व की जाती है तो इसके साथ ये रिएक्शन कर लेती है और बना लेती केमिकल NH4OH बना लेती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ज़्यादा अमाउंट में वो डिज़ोल्व होती हैं जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन करती है, जो कि केमिकली कंबाइन हो जाती है। केमिकली कंबाइन हो जाती है, केमिकल रिएक्शन कर लेती है। जो नहीं करती है वो लेसर अमाउंट में सॉल्युबल है। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट होता है, हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। तो गैस जो होती है तो ये लिख सकते हैं आप, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन किसकी? गैस की। ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गैस और जो लिक्विड में हम इसमें डाल रहे हैं, यानी कि क्या है, जो भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट जो होता है, वो सॉल्यूशन जब बनता है तो यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी कि इसमें हीट आपको निकलेगी। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, देखते हैं प्रेशर। सेम वही प्रेशर जो होता है बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस is increased by increasing pressure.
ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसी के बारे में इसका एक सिस्टमेटिक जो स्टडी थी वो दी थी हमें हेनरी साइंटिस्ट थे, विलियम हेनरी। कौन थे? विलियम हेनरी साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसके बारे में नॉलेज दी थी और उन्होंने ये बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन अ सॉल्यूशन। तो ये पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, इसके देखें तो यहाँ पर एक KH लगता है और ये X। तो ये ध्यान रखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर पार्शियल प्रेशर अगर गैस का ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में गैस जो है ज़्यादा घुली हुई है। सॉल्युबिलिटी के केस में हम देते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से हम सॉल्युबिलिटी को लगाते हैं बताते हैं। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अब इसके अनुसार यहाँ पर जो KH है, KH को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बारे में पूछा जाता है हेनरी कांस्टेंट। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होगी वो बार में हम एटमॉस्फेयर प्रेशर, बार प्रेशर की जो यूनिट है उसी में हम देखें बार है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इन सब में लेते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो मोल्स की तो कोई यूनिट नहीं, तो KH इज इक्वल टू प्रेशर, तो यूनिट इसकी प्रेशर वाली है होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हेनरी कांस्टेंट। अच्छा, KH जो होता है वो KH इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, इट डिपेंड ऑन, यानी कि अगर हम देखें KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is indirectly proportional to solubility। इसका मतलब है कि KH की वैल्यू ज़्यादा होने पर इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और एक बात है, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात हम देखें, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी और यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटती है। ये बात ध्यान रखेंगे। और लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो जब ये होता है तो प्रेशर मस्ट बी लॉ, प्रेशर इज लो। ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट टू लो,
यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। एंड गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस हाईली सॉल्युबल ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। गैस डज नाइदर, गैस नाइदर dissociate and associate with solvent, सॉल्वेंट के साथ कोई भी केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए। तो ये हेनरी लॉ होता है। अच्छा, इसी के कारण से एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं जो पानी में रहती हैं, पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, इन्हें हम एक्वेटिक स्पीसीज कहते हैं। तो एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल in lake in winter than summer, समर में एक्वेटिक स्पीसीज ज़्यादा इन विंटर में एक्वेटिक स्पीसीज ज़्यादा कंफर्टेबल होती है तालाब में या पानी में इन समर। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि x यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो अगर टेम्परेचर कम होगा, यानी कि विंटर में जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन या गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि O2, जैसे कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीथ करना है, सांस लेने में ज़्यादा आसानी होगी। इस वजह से वो विंटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी में ही, हेनरी से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, इसमें क्या है भाई, देखो एप्लीकेशन, एक तो प्रेशर वाली एप्लीकेशन में देखी, प्रेशर का फ़र्क पड़ता है। तो प्रेशर वाली एप्लीकेशन में पहला हम लोग देखते हैं जो डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स जब समुद्र में जाते हैं, अंदर डाइव करते हैं, समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, तो मैं देखता हूँ ये डाइवर्स है जो कि सरफेस पर है। तो ये जब डाइव करता है तो समुद्र में नीचे जाता है। सपोज डाइवर्स यहाँ पर है, तो हमें डालते हैं कि यहाँ पर ये वाटर है, ये इतना वाटर एरिया है, तो वाटर का जो यहाँ पर प्रेशर है वो भी इस पे पड़ेगा, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी इस पे पड़ेगा, यानी कि ये भी और ये भी। तो टोटल प्रेशर जो होगा डाइवर्स पर, टोटल प्रेशर कितना होगा, P + P', ये मान लीजिए। तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, डाइवर्स पर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो डाइवर्स सांस कैसे लेते हैं, इनके पास एक गैस होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जिससे ये सांस लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर यानी कि एयर होता है। एयर में हमें पता है सबसे ज़्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन भी हमारी ब्लड में जाने लगती है, सांस के द्वारा हमारी ब्लड में जाने लगती है। जो इसका प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने पर हमें पता है क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
और जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब डाइवर्स क्या होगा, ऊपर आ रहा है, तो डाइवर्स ऊपर आ रहा है तो प्रेशर क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो नाइट्रोजन डिजोल्व है वो ब्लड से बाहर आना स्टार्ट करती है थ्रू, और जब ये ब्लड से बाहर आती है तो बबल्स बनने, ब्लड में हमारे बबल्स बनने लगते हैं, और बबल्स जब हमारे ब्लड में बनते हैं तो ब्लड रुकना स्टार्ट हो जाता है, वेन्स में ब्लड स्टार्ट होता है, रुकना स्टार्ट हो जाता है, वो उस फ्लो से नहीं चलता। तो जिससे हमारे बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाता है भाई, पेन। इसे कहते हैं, ये पेन बनना स्टार्ट हो जाता है, और इसे बबल्स को बनने को, ब्लड को रोकने के हम कहते हैं बैंड्स बनना। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बैंड्स बनना कहते हैं। तो इस बैंड के बनने से पेन होता है, और पेन इतना ज़्यादा घातक हो सकता है कि जो डाइवर्स हैं उनकी मृत्यु हो सकती है, दे विल डेड। तो ये होता है, किसका नुकसान है, प्रेशर सॉल्युबिलिटी एयर के लिए। तो इसे कम करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें हीलियम भरी जाती है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, एयर के साथ हम हीलियम भी भरते हैं। तो हीलियम एक स्मॉलर पार्टिकल्स है, प्रेशर बढ़ने पर हीलियम ब्लड में जाएगा, और ब्लड जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो हीलियम ही निकलेगा। हीलियम एक छोटा मॉलिक्यूल होता है तो आसानी से निकल जाता है बिना बबल्स के बने, ये ध्यान रखें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। दूसरी एप्लीकेशन है हायर एल्टीट्यूड पर रहना, हायर एल्टीट्यूड। तो हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है, पर जब जाते हैं तो हायर एल्टीट्यूड पर क्या होगा, हायर एल्टीट्यूड पर जब क्लाइंबर्स जाते हैं तो हायर एल्टीट्यूड पर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, गैस का प्रेशर कम होता है। गैस का प्रेशर कम होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होता है तो हमारी सांस में ऑक्सीजन कम आएगी, जो ऑलरेडी यहाँ पर है, सरफेस पर है। जब वो हायर एल्टीट्यूड पर जाता है तो ऑक्सीजन प्रेशर कम होने के कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से तो वो क्या, ही इज़ अनेबल टू थिंक, वो सोच विचार उसके कम हो जाते हैं। ठीक है, चक्कर आने लगता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एनॉक्सिया। ये ध्यान रखना है, इसे कहते हैं एनॉक्सिया। क्लियर है। नेक्स्ट होता है दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं टेम्परेचर का एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर के एप्लीकेशन में आपको क्या लिखेंगे, जो हमने पहले ऐड दे चुका है आपको एग्जांपल, एक्वेटिक स्पीसीज का एग्जांपल हम इसमें देंगे। क्लियर है, ये बात ध्यान रखें। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल आप करके एक बार देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पर हम इसका न्यूमेरिकल भी करके देख लेंगे। चलिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, इंटरस्टिशियल सॉलिड
इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन एंड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ये दो टाइप का होता है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होता है क्या है, पहले पता है इंटरस्टिशियल क्या होता है। देखिए कोई भी अगर पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगी, ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है, इसके बीच में जो स्पेस है, इसे हम इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंटरस्टिशियल साइट्स कहलाती है। और ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, इसी में आकर के दूसरे मॉलिक्यूल्स अगर आ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो इसे हम इंटरस्टिशियल साइट्स में फंसे हुए मॉलिक्यूल या मेटल कहते हैं। ये भी एक टाइप का मेटल है, ये मेटल मॉलिक्यूल है, और ये भी मेटल के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलॉय बनता है, ये क्या होगा? एलॉय बनता है, या कोई भी अलग थर्ड मेटल बनता है, तो उस हमको क्या कहें, उस सॉल्यूशन को कहेंगे ये मेटल एक सॉल्यूशन हो गया, एलॉय एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड में डिसॉल्व है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि टंगिस्टन कार्बाइड, WC। टंगिस्टन कार्बाइड में क्या होता है? कार्बन के मॉलिक्यूल के बीच में टंगिस्टन आकर के ट्रैप हो जाता है। ऐसे ही सेकेंड टाइप का हो गया सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? इसमें एक मेटल के मॉलिक्यूल की स्पेस ही दूसरा मेटल आकर के ले लेता है। जैसे ये एक टाइप का मेटल है, ये एक टाइप के मेटल है के मॉलिक्यूल है, तो कोई दूसरा मेटल आकर के इसकी स्पेस ले लेगा, ये। तो ये जो हो गया, जिसमें एक टाइप का मॉलिक्यूल के स्थान पर दूसरा मॉलिक्यूल आकर के बैठ जाता है, तो इस टाइप के एलॉय को, सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशनल, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसने एक मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसे हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हम ब्रास देखते हैं, ब्रास में क्या होता है? ब्रास में जिंक एंड कॉपर आकर के मिक्स हो जाता है, तो ये कैसा है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सॉलिड सॉल्यूशन में एग्जांपल आता है कि किसी एक सॉलिड सॉल्यूशन का नाम बताइए, तो ये हम बता सकते हैं। ब्रास हो गया, स्टील, स्टेनलेस स्टील है, स्टील जो है वो भी इसी का एग्जांपल होता है। चलिए, ओके।